हे गाइस, एनिमे चैनल के टावर गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे ड्यून ने एक बहुत ही खतरनाक बैटल प्लान बना रखा है जो फ्यूचर उसने देख पाया था ट्रेन की रूल्स हटने के बाद। जो एंडोर्सी की हेल्प से और साथ ही हॉकनी और इवान की हेल्प से उन लोगों ने बॉगी को ही टेलीपोर्ट कर दिया सीधे स्टेशन के अंदर, जहाँ पे बैम, एंडोर्सी, कून और ये लोग तो निकल गए, लेकिन उन लोगों ने रेचल को फंसा दिया। बेचारी उसको सरेंडर करना पड़ा इस पूरी मिलिट्री के आगे। इस बैटल के अंदर काफी सारे हाई रैंकर्स की जान जा चुकी है अभी तक, लेकिन यूरी भी अब इस गेम के अंदर आ चुकी है। वही हमने वाइट की पावर्स को भी देखा जो कि अलग ही लेवल पे जा रही थी, यानी कि पीक हो रही थी। और स्टोरी को कंटिन्यू से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बने रहें। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वाइट अपनी पूरी पावर का या ऐसा कहीं पीक लेवल की जो एबिलिटीज थी उसी की तरह स्वॉर्ड को यूज करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे पता था कि उसकी पावर एक तरीके से गायब होने वाली है इस अटैक के बाद। ल्यू ने उसे एडवाइस भी किया था ऐसा ना करने के लिए, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। जहाँ पे उसकी इस प्राइम अटैक की वजह से सभी लोगों को उसकी प्रेजेंस फील हो गई थी, चाहे वो यूरी जहाद हो या फिर कमांडर चिवन हा। उसका ये अटैक व्हाइट मैग्नोलिया काफी सारे हाई रैंकर्स को एक साथ में लपेटे में ले लेता है। जहाँ इस बीच हम छोटे से पैनल के अंदर देखते हैं फार्ट्स और उसकी टीम को ही बच के निकलते हुए। वहीं पे जो कमांडर चिवन हा थी वो जब इसको विटनेस करती है तो यहाँ तक एडमिट करती है कि एरिस की जो स्वॉर्ड है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन वो सच में काफी ब्यूटीफुल और एलिगेंट है। तो अपने ऑफिसर से पूछती है क्या तुम ठीक हो फ्रॉग। जहाँ हम देखते जो पोलैक था उसके आसपास एक बहुत ही बड़ा बैरियर था। ये बंदा बताता है कि चिवन हा की वजह से यानी की हेल्प की वजह से एंड मोमेंट पे उसकी जान बच पाई, जहाँ इसके लिए वो थैंक्स भी करता है डिवीजन कमांडर को। जहाँ हम देखते हैं कि आखिरी एबिलिटी क्या है। ये एक तरीके की चिवन की स्पीयर है जिसको स्लाइप हिट के नाम से जाना जाता है, जो कि दिखने में तो किसी प्लेन या जेट की तरह लग रहा था। अभी हम देखते हैं इस वॉरियर को अपने फ्रॉग को भी वापस करते हुए, यानी कि उसे उस जगह पे भेजते हुए जहां से वो समन किया गया था, क्योंकि वो वैसे भी वेपराइज होता शिंशो के अंदर जो अटैक वाइट ने किया था। और ये बंदा भी अंदर अंदर जानता था कि चाहे उसके हेल्प क्यों ना मिल गई हो और उसकी जान क्यों ना बच गई हो, लेकिन इतनी खतरनाक हेल्प मिलने के बाद भी उसने काफी सारा डैमेज सस्टेन किया था। और ये चीज तो उसे भी समझ आ गई थी कि अगर सिर्फ अटैक के मामले में देखा जाए तो वाइट की पावर राइवल करती है खुद स्क्वाड्रन कमांडर को, यानी कि कालावान की बराबर के आसपास। वही दूसरी तरफ जो वाइट होता है हम उसे देखते हैं जो कि काफी अलग से ही फेज में था, जहाँ पे वो स्लीपी भी था लेकिन जगा हुआ भी था। जहाँ पे ड्यून से कहती है कि स्नैप आउट ऑफ इट, तुम कर क्या रहे हो। वही हम देखते हैं कि कैसे जो वाइट सोच रहा था कि मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि सिर्फ एक पावरफुल अटैक के बाद ही मेरी पावर इसी से खत्म हो जाएगी। उसके शॉट को भी डिसअपेयर होते देखते हैं। वहीं पे अब हाकिन को या ऐसा कहीं स्लेयर वाइट को भूख लग रही थी, क्योंकि उसकी पावर लो की सोल से आती है और जब अपनी पावर यूज कर लेता है तो उसे सोल चाहिए होती है वापस से पावरफुल बनने के लिए। जहाँ पे फ्रो ये चीज नोटिस कर लेता है कि रेगुलर नीचे गिर रहा है। जहाँ चिवन हा इस चीज को नोटिस करती है और इन लोगों को कहती है कि उसे अलाइव ही कैप्चर करना पॉसिबल बहुत ज्यादा हो सकता है कि एक रियल स्लेयर हो। वही वाइट नीचे गिरते हुए सोच रहा था कि मैंने अपना बेस्ट किया, अब तुम लोग एस्केप करते हो या नहीं कि मेरा कंसर्न नहीं है। यूरी भी नोटिस कर लेती है कि कैसे वाइट नीचे गिर रहा है। हम देखते साची फिगर को जो कि सोच रहा था कि हम लोग सही में क्या एस्केप कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इजी तो नहीं होने वाला। जब बोरो का कहना था शायद पॉसिबली हम लोग निकल जाए किसी तरीके से, लेकिन इनके सामने हम आते हुए देखते हैं ड्रैग को। वही साची और बोरो भी इसको एकदम से अपने सामने आते देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इस बंदे ने टेलीपोर्टेशन का यूज किया था। वहीं भी बंदा कह रहा था कि सही में वो बात सच्ची होगी कि जो लेजीएस्ट बर्ड होती है वो सबसे टेस्टीएस्ट वॉर्म्स को कैच करती है। जहाँ इसका बंदा से बताता है कि ऐसे नहीं की जाती ये बात, मतलब इस कोड को वो गलत यूज कर रहा है एक तरीके से। वही ड्रैग भी अपने फुल ऑरा के साथ था, जहाँ सीधे कहता है कि तुम लोग को मैं प्रिजन लेकर जा रहा हूँ। वही दूसरी तरफ स्टेशन के अंदर हम देख रहे थे जो रेगुलर्स की सेना थी वो धीरे धीरे कंसंट्रेटेड होती उस जगह पे, मतलब जहाँ पे ट्रेन की बॉगी अपेयर हुई थी बैम और उनके टीममेट्स की। जहाँ इनमें से एक लीडर को हम देखते हैं बात बोलते हुए कि मैंने सुना है जो रैंकर्स से आउटसाइड उन्होंने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया एड्रेस को, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, ये सही में काफी सरप्राइजिंग है। जहाँ हम इस स्टेशन के रूलर के बेटे को भी देखते हैं जो कि इन लोगों को अनाउंस कर रहा था कि कैसे इन क्रिमिनल्स को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो स्टेशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। जब बैम एंड डोर्सी बॉगी से सारी बातें सुन रही थी
थी कि कैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वहीं पे ये बंदा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि बिल्कुल सही बात है और इन लोगों को अब जेल में भेजा जाएगा उस क्राइम के लिए जो कि इन्होंने किया था, ट्रेन को कंट्रोल करके वर्क के साथ मिलकर। और अगर ये रजिस्ट करते किसी भी तरीके से तो उन्हें ऑर्डर से इनको मार देने के। जब इस बात को सुन के जो दूसरे मर्सनी रेगुलर के ग्रुप थे उनके लीडर का कहना था, डोंट बी रिडिकुलस, इन लोगों को हम अपने साथ लेके जाएंगे, हम तुम्हें भला इनको क्यों लेके जाने दे अपने साथ। जहाँ पे इस बंदे का कहना था, यानी कि रूलर के बेटे का, शट अप यू आउटसाइडर्स, स्टेशन के अंदर सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलती है और ये जगह पीसफुल रहे ये हमारी प्रायोरिटी है। अगर ये लोग थ्रेटन करेंगे इस शांति को तो हम इन्हें इमीडिएटली मारने वाले हैं। बैम का ध्यान इस बात पे जाता है कि जो लोग बाहर उनके एनिमीज हैं, यानी कि आउटसाइड स्टेशन के, वो सभी लोग रैंकर से जहाद आर्मी से। जब बैम को ये बात बोलते हुए सुनकर रूलर का बेटा भी यही बात करता है, यानी कि सोया, कि तुमने बिल्कुल सही बात समझी। यहाँ पे बहुत चीजें काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी हैं क्योंकि जो स्क्वाड्रन कमांडर है 4th डिवीजन के, उनको डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं मिलिट्री को तुम्हें खत्म करने के। और जहाद आर्मी आज तक किसी भी ऑपरेशन में फेल नहीं हुई है जिनके उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं, खासकर इस स्क्वाड्रन कमांडर को। और इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग किसी भी तरीके से यहाँ से एस्केप करके और जिंदा यहाँ से निकल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कंट्रोल रूम में, जहाँ पे रियोहान चिल्लाते हुए हम देखते हैं सोयांग को आते हुए, जहाँ विटनेस करते कि कैसे सारे लोग मरे पड़े हैं जमीन पर। यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ था। वो तो ये देखने आई थी कि आखिर रियोहान ने डॉग को बंद क्यों कर दिया। जहाँ वो अब रियोहान की बॉडी को भी देखती है जो कि खून से लथपथ थी। वहीं पे हम किसी की आवाज को सुनते हैं जो कह रहा था कि मैं यहाँ पे इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि स्टेशन के अंदर से कोई डॉग को ओपन करने ना जाए, और देखो मैं बिल्कुल सही था। और हम देख पाते ये बात किसी और ने नहीं बल्कि लेवाई ने कही थी, जिसने कि रियोहान को मारा था वो क्वेश्चन मार्क वाला कर्ज देकर। इससे पहले कि सोयांग को समझ पाती, हम देखते लेवाई को एक और क्वेश्चन पूछते हुए, जहाँ पूछता है बताओ तुम कौन हो। जहाँ सामने से भी यही क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटी को कंफर्म करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बैम और एंडोर्सी की डिस्कशन को, जहाँ एंडोर्सी का कहना था कि बैम सिचुएशन अब खराब होती जा रही है, हम यहाँ तक तो पहुंच गए किस तरीके से, लेकिन अब स्टेशन भी सेफ नहीं है जैसा कि हमने सोचा था। जहाँ बैम का कहना था क्योंकि अब जहाद की आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो इस केस में यूरी और एंडोर्सी तुम दोनों एक टफ पोजीशन में आ चुके हो। जहाँ एंडोर्सी भी चीज से एग्री तो करती ही है क्योंकि दोनों आखिर एक प्रिंसेस है और अगर जहाद की आर्मी के अगेंस्ट जाएंगी तो ये चीज सही नहीं होने वाली इनके लिए। और उसी टाइम भी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पे सभी लोग इस चीज को नोटिस करते हैं। जहाँ एंडोर्सी वाम को तो नहीं पता था ये कौन है, लेकिन यहाँ पे सोया समझ जाता है कि ये चीज उसकी सिस्टर सोयांग की थी। और इसी मूवमेंट पे हम देखते आवाज आते हुए कि उस लड़की को बचा लो बैम, और बैम सोचता है रियोन की आवाज थी। और रियोन के इतने कहने पर सही हम देखते अगले मोमेंट बैम को एक काफी स्पीड में यूज करते वहां से निकलते हुए, जहाँ पे सोयांग तो इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाया था। बाकी भी काफी सारे रेगुलर जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि पर्टिकुलरली बैम को आगे बढ़ते हुए देखकर अटैक करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं पाता। जब बैम वहां से जाते हुए एंड में ये कहता है कि एंडोर्सी मैं उस तरफ चीजों को हैंडल करता हूँ, तुम यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। एंडोर्सी को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, हम उसके एक्सप्रेशन से देख पाते हैं। वहीं पे हमें पहली बार एक झलक देखने को मिलती है जहाद की आर्मी की वॉरशिप पे उनकी प्रिजन को, जिसके अंदर एक पॉड के अंदर साची फेकर, फाटसो और ये जितने लोग एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें ड्रैग ने पकड़ के प्रिजन के अंदर डाल दिया था। जब हम बोरो का चेहरा देखते हैं ऐसा लगता है बंदा तो जस्ट मरने ही वाला है। वो कह रहा था क्रैप, मैं सोचा था कि हम लोग निकल गए लेकिन हम लोग पकड़े गए। जब बोरो तो सारी उम्मीदें छोड़ बैठा था, जब साची से पूछा था क्या हमारे साथ क्या होगा, जहाँ साची कहना था कि प्रोबेबली हम लोग मारे जाएंगे और मरी गए तो क्या होता है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। कुछ इस तरह का एटीट्यूड था साची का। वही हम देखते फाटसो को तो रोते हुए, वहीं पे हमें यही पता लगता है कि जो स्लीपी हेड 3 के साथ उसे वो पर्सन अपने साथ लेके गया था क्योंकि वो दोनों सेम ही फैमिली को बिलोंग करते थे। तब फाटसो का कहना था कि कैसे से पर्सनल कनेक्शंस पसंद नहीं है बिल्कुल। वही हम देखते रेचल को भी जो कि काफी चिल्ला रही थी और कह रही थी मैं उस बिग गाय फ्रीक को कभी नहीं फॉरगिव करने वाली, यानी कि हॉकनी को। पॉसिबली यहाँ पे शायद एंडोर्सी को भी कह रही हो ऐसा, जहाँ पे उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों को उन लोगों ने अपने झांसे में ले लिया जिसकी वजह से वो लोग जेल में बंद है अभी। हम देखते हैं एंडोर्सी को चिल्लाते हुए गुस्से से, जो कि कसम खा रही थी कि मैं एंडोर्सी तुमसे जरूर बदला लेने वाली हूँ, यो गुड डैम बिच। वहीं पे हमें एक खास तरह की जेल को भी दिखाया जाता है जो कि स्पेशली डिजाइन की गई थी वर्कशॉप के द्वारा, जिसके अंदर हाई रैंकर्स को रखा जाता है,
जिस जेल के अंदर हम देखते हैं स्लेयर वाइट को भी बंद करके रखा गया है। ये काफी डिफरेंट था साची और बोरो वाली जेल से। और यहाँ पे बंदा अकेला नहीं था, और उसको कंपनी देने के लिए हम देखते हैं स्लेयर क्राका को भी, जो कि बगल की प्रिजन में ही कैद था। इसके बाद हम उन इवेंट के ऊपर फोर्स करते हैं जो कि होते डिवीजन कमांडर की शिप के अंदर, जहाँ हम देखते हैं चुइन हा को यूरी के सामने घुटनों में बैठते हुए, जहाँ पे उन्हें वेलकम कर रही थी इस शिप के ऊपर, जहाँ वो प्रिंसेस यूरी से माफी मांगती है क्योंकि उसे युद्ध के टाइम पे एक प्रॉपर मौका नहीं मिला था उसे ग्रीट करने का। वहीं पे अब जो कमांडर चाइन हा होती है वो कहती है लॉन्ग टाइम नो सी, आप पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल और कमांडिंग बन चुकी हैं। यूरी को ये सारी बातें काफी ऑकवर्ड लग रही थी, जहाँ पे वो ये चीजें रोकने की कोशिश करती कह के कि आपको मेरे बगल में मेरे आसपास इतने फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है, और मैंने सुना कि आपने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और आप अभी से डिवीजन कमांडर भी बन गए हो, कितनी अमेजिंग हो तुम चियोन हा। जब चियोन इसके जवाब में कहती है आई एम फ्लैटर्ड, वहीं पे यूरी का कहना था कि तुमको ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें आज तक एक बार भी नहीं हरा पाई थी जब हम साथ में प्रैक्टिस किया करते थे, तुम सही में काफी स्ट्रॉन्ग थी। इवान देर से कहता है कि आपको इस बात पे इतना प्राउड है प्रिंसेस। इसके बाद हम देखते हैं इनके बीच में कुछ कैजुअल बातचीत को, जहाँ पे यूरी पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और आखिर यहाँ पे सब लोग स्टेशन पे जमा क्यों हैं, जहाँ पे चाइन हा इन्हें बताती है कि कैसे कुछ समय पहले कमांडर इन चीफ ने एक ऑर्डर दिया था, यानी कि जितने भी रेगुलर्स जिन्होंने टीम अप किया है पक के साथ और ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लिया था, उन सभी को अरेस्ट करके उन्हें जहाद फैमिली के सामने पेश करना था। जहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हुए ये भी क्या बताती है कि कैसे उसने एक सिग्नल के बारे में तो सुना था उन्हें पनिश करने के लिए, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वहाँ पे प्रिंसेस यूरी से मिल जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ यूरी इसके जवाब में कहती है हाँ मैंने सुना था ऐसे कुछ रूमर्स के बारे में और इसलिए मैं खुद वहाँ पे चली गई थी ताकि मैं फक के स्लेयर्स को निपटा सकूँ। जहाँ यूरी का आगे कहना था कि कैसे उन्होंने सही में लगता है बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उन्होंने मैनेज कर लिया 2 स्लेयर्स को पकड़ने के लिए, जो कि एक तरीके से मिशन कंप्लीट भी हो सकता है। ताकि यूरी चियोन हा को समझाने कुछ भी करती है कि एनीवे जो रेगुलर से ट्रेन पे उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया था, ये सारा काम उन स्लेयर्स का था। लेकिन चिया का कहना था कि कैसे ये चीजें मैटर नहीं करती क्योंकि वो ये सब चीजें डिसाइड नहीं कर सकती, और क्योंकि अगर इस मैटर में उसको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है तो चाहे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हुई हो वो इन सभी लोगों को वापस लेकर जाएगी जहाँ पे प्रिजन में इनको लेके जाने का ऑर्डर उसे मिला था, कि एज ए डिवीजन कमांडर उसका यही काम है, यानी कि सिंपली ऑर्डर को फॉलो करना। और जिन प्रिजनर को लेकर जाने वाली है वो गिल्टी है भी या नहीं ये चीजें बाद में डिसाइड कर ली जाएंगी। यूरिया पूछते तुम आगे क्या करने की सोचती हो, जिस पे चियोन ही उसे बताती है कि उसने अभी ये सुना था कि स्टेशन के ऊपर कुछ रेगुलर्स पहुंच गए किसी तरीके से, और इसीलिए काफी अच्छा चांस है कि ये उन्हीं लोग के कंपेनियंस होंगे जिन रेगुलर्स को इन्होंने पकड़ा है थोड़ी देर पहले। और क्योंकि उनके बच निकलने को देखने से चीज साफ समझ में आती है कि उनका जो एस्केप प्लान था वो काफी ऑर्गेनाइज था, और जब तक वो लोग स्टेशन के अंदर है तब तक कोई भी रैंकर उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, तो इसीलिए इस मोमेंट पे वो लोग स्टेशन से निकल सकते हैं। और उनके बच के ना निकलने के लिए हमने एक दूसरा प्लान सोचा है, यानी कि हमने जितने भी हॉस्टेजेस को पकड़ा है हम बारी बारी से उन लोग को एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे ताकि वो बचाने के लिए यहाँ पे बाहर आए और हम उन्हें भी कैप्चर कर सके, जो चीज यूरो के लिए तो काफी शॉकिंग थी। वहीं पे जियोनी बताती है कि सिर्फ एकमात्र तरीका उन लोग को कैप्चर करने का, क्योंकि जो स्टेशन है वो रेगुलर्स का एरिया है तो वहाँ पे ये लोग तो जा नहीं सकते, और थैंकफुली ये कंपेनियंस एक दूसरे काफी क्लोज फील होते हैं। ये लोग डेफिनेटली अपने दोस्तों को बचाने के लिए तो आने ही वाले हैं ताकि उन्हें एग्जीक्यूट ना कर दें। जहाँ पे फाइनली पूछती है तो आपको मेरा प्लान कैसा लगा प्रिंसेस। यूरी सारी बातें सुन के उन्हें सोच रही थी कि जियोन ही को मेरे ऊपर शक है और डेफिनेटली वो इसीलिए सारी चीजें कर रही है। वही दूसरी तरफ स्टेशन के कंट्रोल रूम में हम देखते सोयांग को, जो कि काफी ज्यादा दर्द और पीड़ा में थी और चिल्ला रही थी, और हम देखते उसकी नेक पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन मार्क क्रश था जैसा कि रियोहन की नेक पे था जब लेवाई ने उसके ऊपर अटैक किया था। जब इस सोयांग के मन में ये क्वेश्चन चल रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बंदे ने से मेरे से क्वेश्चन पूछा और उसके जस्ट बाद ही मेरे साथ ये क्या हो गया। वहीं पे लेवा एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, क्योंकि जो हेजिटेशन है वो हमेशा आपको मौत के द्वार पे पहुंचा देती है। वही सोयांग को समझ नहीं आ रहा था अभी तक कि उसके नेक के साथ एक्चुअल में चल क्या रहा है। वहीं पे लेवाई का कहना था कि मुझे तुमसे कुछ और पूछने दो, तुमने इस डॉग को ओपन करने की कोशिश की थी
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जो कि ट्रेन से यहाँ पर आए हैं। जहाँ एक तरफ टॉर्चर इंटरोगेशन तो चल ही रहा था, हम देखते पीछे से किसी को चिल्लाते हुए स्टॉप, और जैसे ही लेवे के अंदर जाता है वहाँ से काफी ब्राइट लाइट आती है जिसकी तरफ कोई भी नहीं देख पा रहा था कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या। स्वयं भी फाइनली बोल पाई थी, जिस चीज से लेवा समझ गया था कि जो उसका स्पेल था या जो कर्स था जो उसने दिया था स्वयं के ऊपर वो टूट गया है। और हम देखते हैं ये चीज किसी और की वजह से नहीं बल्कि बैम की वजह से हुई थी, क्योंकि वो वहाँ पे पहुंच गया था फाइनली रेस्क्यू करने के लिए इस गर्ल को। स्वयं को पूछती है कि बोला तुम कौन हो। बैम नोटिस करता है कि आसपास काफी सारे लोग मरे हुए थे। इसके बाद उसका सीधा क्वेश्चन था लेवाई से, क्या ये सब चीजें तुमने की हैं? लेवाई को तो कोई टेंशन नहीं थी, चाहे की स्माइल के साथ कहता है ओ या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या इसके साथ। और इसी समय एक अनाउंसमेंट होती है कि जो असिस्टेंट स्क्वाड्रन कमांडर है वो आ रहे हैं डिवीजन नंबर 1 के साथ यहाँ पर। और हम देखते हैं काफी सारी शिप्स को इधर आते हुए, जब हम एक और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को देखते हैं जिसका कहना था कि प्रिंसेस यू ने ट्रेन को छोड़ दिया। जहाँ पे अपने किसी आदमी से बात कर रहा था, जब वो बताता है कि सुनने में तो यही आया है असिस्टेंट स्क्वाड्रन कमांडर। हमें पता लगता है कालावान के बटालियन में ये बंदा 1st डिवीजन पे आता है, यानी कि जिहोइन से भी एक रैंक ऊपर है। और ऑब्वियसली ये भी एक हाई रैंकर है जिसका नाम है इलेफेटियन, जहाँ इसके साथ के कुछ खास लोग भी होते हैं। जहाँ पे एक ऑफिसर अब आय की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बताती है कि कैसे जो सोर्सेज है इनके, उनके अकॉर्डिंग जो प्रिंसेस थी वो किसी तरह से ट्रेन में छुप के चली गई थी ताकि वो कैप्चर कर सके फक के स्लेयर को। लेकिन उसने पॉसिबल कैसे किया, यानी कि एक रेगुलर एरिया में कैसे गई, ये चीज के बारे में उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। लेकिन अभी तक का बैटल में जो भी चीजें हुई हैं उसके प्रोसेस के एंड में ये लोग अभी तक सक्सेसफुल हो पाए 2 स्लेयर्स को पकड़ने में, जिनमें से एक है स्लेयर क्राका और दूसरा एक रेगुलर है जो कि खुद को क्लेम कर रहा है एज अ स्लेयर व्हाइट। हम दूसरे एक डिवीजन कमांडर को भी देखते हैं जिसको ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता अपने ऊपर कि कैसे इन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, इतने बड़ी बढ़िया चांस को उन्होंने मिस कर दिया फाइट करने से। क्योंकि 2 स्लेयर से एक साथ फाइट करना ये चांसेस बहुत ही कम आते हैं टावर के अंदर। वहीं पे यूरी इस अनाउंसमेंट को सुन के अब जिहोइन से पूछती है डिवीजन नंबर 1 आके ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी ट्रूप्स यहाँ पर आने वाले हैं। इस ऑपरेशन में मुझे लगा था कि सिर्फ तुम्हारी जितनी सेना की टुकड़ी है वो यहाँ पर है। जहाँ भी अब जिहोइन उसे बताती है कि मैं कुछ मेंशन करना भूल गई थी प्रिंसेस, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में सिर्फ डिवीजन ही इन्वॉल्व नहीं है बल्कि स्क्वाड्रंस भी हैं, और 4 में से 3 स्क्वाड्रन यहाँ पे असेंबल होने वाले हैं और एक स्क्वाड्रन कमांडर कालावान खुद भी यहाँ पर आने वाले थे इस ऑपरेशन के लिए। जहाँ इवान की तो ये बात सुन के मुंह खुला खुला ही रह जाता है, जहाँ उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी और उसे रियल में विश्वास नहीं होता कि सच में ये चीज होने वाली है कि उन्होंने कि स्क्वाड्रन कमांडर को भेज दिया सिर्फ कुछ रेगुलर्स को कैप्चर करने के लिए। वही दूसरी तरफ देखते बैम को जो कि कंट्रोल रूम में था, जहाँ वो कह रहा था लेवाई से कि इन लोगों ने आके तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन सबको मार दिया। वही लिवाई कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बताओ तो क्या तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है या तुम्हें विश्वास है कि तुम मुझे हरा पाओगे। जब एक ब्लड की ड्रॉप को कुछ अलग सी मूवमेंट करते देखते हैं, स्वयं यहाँ पे बैम को तुरंत ये चीज कह के सावधान कर देती है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, ये जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुम्हारे नेक पे कोई चीज सडनली अपेयर हो जाती है। जब बैम को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि पूछता है कि आखिर क्या कहना चाह रही हो तुम, जिस पर स्वयं का कहना था क्या तुम ठीक हो। सिर्फ हम कहते हैं ऑब्वियसली। स्वयं को तो विश्वास नहीं होता, वो दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछती है तुम्हें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा जैसे तुम्हारा गला चोक हो रहा हो या कुछ और। लेकिन बैम कहना था नहीं नहीं ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा। जहाँ स्वयं को अब थोड़ा सा रिलीफ तो मिलता है, लेकिन लेवाई सोचने पड़ जाता है कि हु द हेल इज दैट किड जिसके ऊपर मेरा स्पेल काम ही नहीं किया, ये तो इम्पॉसिबल है। जब लेवाई दोबारा ट्राई करता है और से दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। जब बैम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते कहता है मेरा नाम है बैम द 25th नाइट। वही लेवाई का अगला सवाल था क्या तुम हमेशा से इसी स्टेशन पे थे। जब मैम इसका भी काफी सिंपल आंसर देता है नहीं हम लोग जस्ट अभी ट्रेन से उतरे ही हैं। जहाँ पे ये बात सुन के तो लेवाई और स्वयं दोनों का रिएक्शन ऐसा था क्या, जहाँ स्वयं थोड़ी सी शॉक भी थी लेकिन थोड़ी सी हैप्पी भी थी। जब बैम से पूछते तुम सही में भी ट्रेन से उतरे हो, जिस पे बैम को थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन कहता है यार। जब स्वयं उससे ये भी पूछती है क्या इसका यही मतलब है कि उसने पूरी हेल्थ ट्रेन को क्लियर किया था, तो हम कहते हैं हाँ ये सही बात है। तो स्वयं का पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है। जब वो कहती है नाइस टू मीट यू, मैं तुम्हें वेलकम करती हूँ, ये है लास्ट स्टेशन, एक ऐसे यूटोपिया जहाँ पे सभी रेगुलर्स को वेलकम किया जाता है जो कि थक के आते हैं हेल्थ ट्रेन की जर्नी से। तो बैम के लिए तो इस तरह का वेलकम थोड़ा शॉकिंग था,
जो कहता है नाइस टू मीट यू टू। लेकिन मुझे लगता था कि स्टेशन में सभी लोग हमको लगता है हेट नहीं करते हैं। वो इनके सामने एक खतरनाक बंदा यानी कि लेवाई खड़े के सोच रहा था डैड बास्टर्ड, इसके ऊपर मेरा स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा। वही सोएंग जब ये बात सुनती है यानी बैम की बात कि कैसे स्टेशन पे सभी लोग उन्हें हेट करते हैं एक तरीके से, ऐसा उसको मानना था। लेकिन इस बात को सोएंग क्लियर करते कहते हुए कि उनको धमकी मिली थी आउटसाइड फोर्स से, यानी कि जहाज की रॉयल आर्मी से, और ये स्टेशन बिल्कुल भी किसी रेगुलर को हेट नहीं करता। लेवाई जो ध्यान से इनकी बातों सुन रहा था वो समझ जाता है कि यही वो पर्सन होगा या वो रेगुलर जिसको किंग मारना चाहते हैं। जहाँ पे लेवाई कहता है और फाइनली एडमिट भी कर लेता है कि जो मेरा क्वेश्चन मार्क कर्स है वो तुम्हारे पर काम नहीं करता, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि किंग ने तुम्हें मारने के लिए क्यों हम लोग को भेजा है। जब बैम का सवाल था किंग किंग से तुम्हारा मतलब किंग जहाज से तो नहीं है, जिससे लेवी कहता है यप, और साथ ही बैम को वार्न भी करता है कि तुम्हें हिज मैजेस्टी का नाम अपने मुंह से ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, हम लोग एक रेगुलर है और मुझे रॉयल फैमिली की तरफ से हैंडल करने के लिए दिया जाता है इस तरह का नेस्टी स्टफ जो कि रिलेटेड होता है रेगुलर से, और किंग जहाद की कृपा की वजह से मुझे ये पावर ये स्पेल्स यूज करने की क्षमता रिसीव हुई है, और इसीलिए जबकि मेरे साथ चढ़ने वाले लोग टावर पे आज के समय रैंकर बन चुके हैं, मैं अभी भी एक रेगुलर हूँ और उनके सारे ऑर्डर्स को पूरा करता हूँ। और कुछ समय पहले ही मुझे डायक किंग की तरफ से ये ऐसा कहीं रॉयल फैमिली की तरफ से ऑर्डर मिला था तुम्हें मारने का। जान देखते लेवाई को एक और पावर अटैक को रेडी करते हुए, ये भी एक तरीके का स्पेल था जिसको उसने नाम दिया था डेथली ब्लिजर्ड के नाम से। जहाँ एक तरफ तो ये अटैक उनकी तरफ होता है, हम देखते हैं बैम को इस अटैक को डॉज करते हुए, साथ ही वो सोयांग को भी बचा लेता है ताकि वो इस अटैक के चपेटे में ना आ जाए गलती से। लेवाई एक्सप्लेन करता है अपनी पावर को, जहाँ बताता है ये जो स्पेल है उसका वो डेथली ब्लिजर्ड के नाम से है, और ये किसी की भी सोल को करप्ट कर सकता है जो भी इसे टच करता है, और इसके आफ्टर इफेक्ट कुछ ऐसे होते हैं कि जिस पर्सन इसको टच किया है वो खुद ही अपनी जान ले लेता है। वही हम बैम को देखते हैं काउंटर अटैक करते हुए, जहाँ वो सबसे पहले रिवर्स फ्लो कंट्रोल का यूज करता है जिसकी वजह से एक पाथ क्रिएट हो जाता है उस पूरी मिस्ट में से, और बैम सीधे भागते हुए आके लेवाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, और हम देखते हैं एक और स्पेल को वहाँ पे एक्टिवेट होते हुए जिसका नाम था एयर ऑफ एन एंशिएंट सेंट। बैम तो ये चीज होते हुए शॉक हो जाता है, जब उसने सोचा था कि कैसे जिस टाइम पे मैं अटैक करने वाला था उसी मोमेंट पे ये एक तरीके की बाल में बदल गया और सीधे इस अटैक से बचने के लिए दूसरी जगह पे अपने आप को टेलीपोर्ट कर लिया काइंड ऑफ। वही लीवाई बैम के अटैक को भी एनालाइज करा था, जब वो आपसे पूछता है तुम रिवर्स फ्लो कंट्रोल को यूज कर रहे थे, मुझे सही में तुम्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, तुम सही में बाकी रेगुलर से काफी यार डिफरेंट हो। वही हम पीछे से आवाज भी सुनते हैं जो कि बैम को ढूंढते हुए कुछ लोग आ रहे थे, जहाँ पे लेवाई समझ जाता है कि बैम के साथ भी यहाँ पर है। जब सिचुएशन को ऐसे हाथ से निकलते देखकर लेवाई वहाँ से गायब हो जाता है क्या कि सी यू नेक्स्ट टाइम। जब बैम से रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता। वही हम देखते पीछे से एंडोर्सी को भी वहाँ पे आते हुए, जब बैम अपने हाथ को देख रहा था सोच रहा था कि मुझे लगा मैंने उसे पकड़ लिया, क्या मैंने अपनी पावर को ज्यादा ही कंट्रोल कर दिया था क्या। वही हम देखते पीछे से एंडोर्सी को आते हुए जो कि गुस्से बैम को एक किक मारती है कहते हुए कि तुम ऐसे भागते कहाँ चले गए थे इडियट। वहीं पे इनके पीछे पीछे हम देखते सोयांग का भाई भी यहाँ पे भागते हुए आ गया था, जो कि अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, यहाँ पे चल क्या रहा है। वही एंडोर्सी बैम को भी काफी ज्यादा डांट रही थी और लगातार किक भी कर रही थी और कह रही थी तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर क्या बीती थी। सोयांग को र्यू हान का याद आता है, जहाँ वो उसकी बॉडी इधर भागते जाती है और देखती है कि वो जिम में पड़ा हुआ था। वहीं पे लेवाई वहाँ से थोड़ा दूर आ चुका था, जब वो एक समय से कह रहा था कि टाइम काफी फन था, मैं वापस से तुमसे मिलने के लिए वेट करूंगा। लेकिन इस मोमेंट पे कुछ अजीब होता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी हर्ट करने लगी थी, जब उसे समझ में नहीं आता कि हुआ क्या एक्चुअल में। कंट्रोल रूम के अंदर सोयांग अब र्यूहान को अपनी गोद में ले रखी थी जो कि अनकॉन्शियस था, और इसी मोमेंट पे एक अनाउंसमेंट होती है, जहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले जगह का रूलर था जो कि कह रहा था टिकटर्स जो भी लोग स्टेशन के अंदर एंटर किए हैं मेरी बात को ध्यान से सुने, मेरा नाम है ली जियावुन और मैं मैनेजर हूँ इस स्टेशन का। जहाँ सोयांग भी इस लाइव फीड को देख रही थी, वहीं पे ली जियावुन का कहना था कि जो हमारा स्टेशन है वो आप में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोगों ने टावर के नियमों को तोड़ा है और इसीलिए सारे कंट्रोल को सीज कर लिया गया है जो कि ट्रेन को अपने इलीगल कंट्रोल करे किया था। इसलिए आपको ये ऑर्डर दिया जाता है कि स्टेशन से तुरंत निकल जाओ, और अगर आप हमारी वार्निंग मान के जगह से नहीं निकलते तो हम सब कुछ करेंगे जो भी हम कर सकते हैं पॉसिबली रॉयल आर्मी के साथ कॉर्पोरेट करके आपको पकड़ने में, और तुम में से किसी ने भी रजिस्टर करने की कोशिश की तो तुम लोग शायद मारे भी जाओगे।
जहाँ एंडोर सिर्फ इस लाइव फीड को देख रही थी और वो समझ जाती है कि पर्सन इस स्टेशन का इंचार्ज है। वहीं पे इस अनाउंसमेंट के साथ फाइनली रूलर एक और चीज कहते हैं, यानी कि ली जुयान का कहना था कि वो एक वीडियो को यहाँ पे भेजने वाले हैं जो कि एक मैसेज है रॉयल आर्मी की तरफ से। मैसेज भेजने के साथ ही कहते हैं कि आप लोगों को केयरफुली सोचना चाहिए कि आप लोग क्या करने वाले हैं। जब रूलर की फीट हटने के बाद हम देखते हैं फर्स्ट डिवीजन के कमांडर को, जो बंदा जो इनसे भी ऊपर लेवल का था स्क्वाड्रन के अंदर, जो कहता है ग्रीटिंग्स ओल्ड रेगुलर जिन्होंने भी हेल्थ ट्रेन के कंट्रोल को सीज किया था। मेरा नाम है इलेफेथियून, मैं एक हाई रैंकर हूँ जो कि 4th असिस्टेंट स्क्वाड्रन कमांडर है लॉर्ड जहाद की आर्मी का। बैम भी इसकी रैंक सुन के तो काफी शॉक होता है क्योंकि काफी हाई रैंकिंग बंदा था एक आर्मी के अंदर। वहीं पे हम देखते हैं आय के मैसेज को, जहाँ बताया जाता है कैसे इन लोगों ने एक सीरियस क्राइम को कमिट किया है हेल्थ ट्रेन को टेक ओवर करके और टावर में से इलीगली ट्रेवल करके, और इन लोगों को मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खुद को सरेंडर कर देना चाहिए स्टेशन से बाहर आकर, अदरवाइज ये लोग 1 घंटे के अंदर इनके जितने भी साथी हैं उनको एक एक करके एग्जीक्यूट करना चालू कर देंगे। जो इस बात को फाइनली एक और बार रिपीट करते कहते हुए या तो सरेंडर करो स्टेशन से बाहर आके, या फिर तुम्हारे जितने साथी है जिनको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था यानी कि बोरू साचियोर को, इन सभी को मार दिया जाएगा एक एक करके। वहीं जब बैम इन लोगों को प्रिजन में ऐसे स्क्रीन पे देखता है तो सर में नहीं आता कि लोग पकड़े कैसे गए, क्योंकि इनको भी तो ड्यून के प्लान को फॉलो करके एस्केप करना था। एंडोर सी मैम को कहती है कि लगता है कि लोग पकड़े गए वहां से निकल नहीं पाए, या हो सकता है ड्यू ने सब चीजें पहले से प्लान की और हमें झूठ बोला हो कि वो लोग भी सेफ्टी से निकल जाएंगे। लेकिन अब मेन क्वेश्चन आता है कि आखिर बैम क्या करेगा, क्योंकि ये सिंपली कोई भी समझ सकता है कि ये चीज एक ट्रैप है उनको फंसाने के लिए, लेकिन बैम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मुझे इन्हें बचाना ही होगा। वो एंडोर सी को तो ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहते तुम बचाने की बात कर रहे हो, तुमने सुना नहीं बंदा कौन है, ये एक असिस्टेंट स्क्वाड्रन कमांडर है और थोड़ी देर में पूरी जगह रैंकर से हाई रैंकर से भरी होगी जो कि जहाज की आर्मी से आए और वेल ट्रेन्ड है। तो वहाँ जाना एक तरीके का सुसाइड है। लेकिन बैम का जवाब काफी सिंपल था। चाओ कहता है स्टिल मेरे को जाना ही होगा, क्योंकि मौत से भी ज्यादा कोई एक चीज है जिससे मैं काफी डरता हूँ। मैं लोग कभी खोना नहीं चाहता जो कि मेरे के लिए काफी मैटर करते हैं, और मैं अपने लिए सिर्फ उन लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकता, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। एंडोर से जवाब को सुन के स्माइल करने लगती है, जहाँ पे मन ही मन सोच रही थी क्या मुझे खुश होना चाहिए या तुम्हारे परेशान होना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो बैम। वहीं पे टावर के एक अनजान लोकेशन को हम लोग देख पाते हैं, जहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इवांग हॉल और हांसुया थे। हांसुया तो अपनी वापस से काफी एंजॉय करने में लगा हुआ था। वही इवांग को सोच रहा था कि मैं सोच ही रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें कहाँ भेज दिया, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था वो इस तरह की जगह पे हमें भेजने वाले हैं। जहाँ पे इवांग हॉल के थ्रू में पता लगता है ये जगह वो जगह है जहाँ पर क्राका का हार्ट है, जिसको हम देखते हैं कैसे कवर किया होता है बहुत सारे आर्मर टैंक्टिकल्स ने। वहीं पे हम ये भी नोटिस करते हैं पूरी की पूरी सेना होती है जो कि क्राका के लिए काम करते थे, जिसको हम डेथ बर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि इवांग हॉल को देख के उसे बताता है कि कैसे वो चिंतित हो गया था जब उसने देखा कोई इंट्रूडर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जब उसने हांसुया को देखा तो समझ गया कि उन्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वो साथ ही अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराता है कि ये लोग वो शैडोज है जिनको ऑर्डर किया गया किसी भी इंट्रूडर को मार देने के लिए। चाहे डेथ बर्ड वाला बंदा ये बताता है कि मेरे अलावा तुम वो पहले आउटसाइडर हो जो यहाँ पर आज तक कभी आया है। वहीं पे इवांग हॉल का कहना था डोंट वरी, मैं इन सब चीजों में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मुझे क्राका के हार्ट से कुछ लेना देना है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि भला एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे क्यों भेजा है। इस बात को सुन के यहाँ पे डेथ बर्ड ये चीज बताता है इवांग हॉल को कि कैसे एक इमेजिनरी मैजिकल स्पेस है जिसको लॉर्ड क्राका के आर्मर ने क्रिएट किया है, जो कि कम्प्लीटली कट ऑफ हो रखा है आउटसाइड से, और यहाँ पे एंटर करना इम्पॉसिबल है अनलेस लॉर्ड क्राका खुद से गेट खोलते हैं। ऑब्वियसली इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यानी कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर या ग्रेट फैमिली लीडर खुद यहाँ पे आने को डिसाइड कर लेते हैं ऑफ कोर्स, और इस केस में भी एडमिनिस्ट्रेटर ने इन्हें यहाँ भेजा है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कहीं लॉर्ड क्राका को कुछ हुआ तो नहीं बाहर में। जब इवांग को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हांसुंग से उससे ओपिनियन पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ पे हांसुंग का कहना था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर हमें यहाँ आना चाहते थे तो हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। जहाँ पे बंदा तो चिल कर रहा था अपनी कॉफी पी के, लेकिन तब इनके सामने एक और वार्प गेट खुल जाता है, जहाँ पे डेथ बर्ड इन्हें बताता है कि कैसे ये गेट है
जो कि अपने आप ही खुल गया है। जब भी लॉर्ड क्राकर डेंजर में होते हैं तब ऐसा ही होता है। चाहे लोग सामने में काफी सारे शिप्स को देखते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब था कि लॉर्ड क्राकर सही में खतरे में है। वही इवान कॉल इन शिप्स को पहचान जाता है और कहता है कि ये जहाज की वॉरशिप्स तो नहीं है कहीं। जब इवान कॉल को एक नजर में बात पता लग जाती है कि यहाँ पे काफी सारे हाई रैंकर्स एक ही जगह पे जमा हो रखे हैं, और ऐसा होना काफी अनयूजुअल चीज है क्योंकि लास्ट स्टेशन है, यहाँ पे उनका कोई काम नहीं। तो इसलिए उन्हें डिसाइड करना होता है क्या वहाँ जाकर देखेंगे या नहीं, जिस पे इवान कॉल डिसाइड करती है बिल्कुल। यही वो रीजन था कि एडमिनिस्ट्रेटर ने पर्टिकुलरली इसी जगह पे उनको टेलीपोर्ट किया था, जहाँ पे हांसुक भी आप फॉलो करने के लिए रेडी था। वहीं पे सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों के साथ पूरी क्राका की आर्मी भी जाने वाली थी बाहर, जहाँ पे इवान कॉल तो काफी एक्साइटेड थी, कहते हुए कि कितना लंबे समय बीत चुका है जब मैंने अपने हाथों से बैटल के अंदर किसी का ब्लड शेड किया होगा। वही एक तरह तो ये लोग प्रोसीड करे थे। हम देखते हैं हांसुक या को, जो कि इवान कॉल को केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि गेट सिर्फ क्राका की पावर से अकेले नहीं क्रिएट किया गया था, और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे जो बाहर के कोऑर्डिनेट्स है उनको बदला जा रहा है। जहाँ इवान कॉल की चीज समझ नहीं आती, लेकिन वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन कर रहा है। जहाँ पे हांसुक या श्योर तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे तभी कुछ अजीब होता है, और तभी हमें 10 मिनट पहले के इवेंट्स दिखाए जाते हैं, जो कि एक फाइन वर्कशॉप की जगह थी, जो कि गेट जनरेटर था कालावान की शिप पे, और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि इवान खड़ा था। उसके हाथ में एक क्राका का टेंटिकल था, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि इसकी वजह से हमारे काफी सारे एलाइज मारे जाने वाले हैं, लेकिन चाहे जो हो हमें सरवाइव तो करना ही है। जहाँ हम देखते इस टेंटिकल का यूज इवान किसी खास पर्पस की वजह से कर रहा था। वहीं पे बोरो साची जो कि प्रिजन के अंदर थे, उनका टाइम भी लगातार कम होते जा रहा था। उनकी सिचुएशन को लेके एंडोर्सी और बैम आपस में डिस्कस कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं उन्हें क्या करना है। वहीं पे बैम का डिसीजन काफी क्लियर था, जिसको लेके एंडोर्सी खुश थी, लेकिन साथ में उन्हें लॉजिकल होकर भी सोचना है। इसलिए एंडोर्सी पूछती है तुम क्या सोच रहे हो, आखिर तुम उन्हें कैसे रेस्क्यू करने वाले हो। जिससे बैम बताता है कि पहले तुम्हें वहाँ जाना होगा, उसके बाद हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। जिस पे एंडोर्सी जब कुछ ऐसा था कि मैं काफी खुश तो हूँ, तुम काफी बदले नहीं हो, लेकिन मैं सही में चाहती हूँ तुम अपने ऊपर काम करो, क्योंकि तुम्हारे पास कभी भी प्लान नहीं होता किसी चीज को करने के लिए। ये दोनों भी बात ही कर रहे थे। पीछे स्वयं कहती है कि अगर तुम लोग अपने साथी को बचाने जा रहे हो बाहर, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसी वॉरशिप दूंगी जो लेकर तुम उस वॉरशिप के पास जा सकते हो, यानी कि जहाँ पे प्रिजन है। वहीं पे सोया जब ये बात सुनता है तो सोया को डांटते हुए कहता है क्या तू इनकी मदद करके हम सभी को मरवाना चाहती हो। लेकिन सोया इस बात पे ध्यान नहीं देती और उसे कहती है स्टे आउट ऑफ दिस, तुम बहुत ही निकम्मे हो भाई। और उन बास्टर्ड्स ने र्यूहोन को मार दिया, जो कि इनके अंकल टाइप के थे। जहाँ सोया के लिए भी इन्फॉर्मेशन एक शॉकर थी। वही सोया को गुस्सा तो काफी आ रहा था, जहाँ कहती है कि वो खड़े खड़े अब ये सारी चीज और नहीं देख सकती, जहाँ पे सारे लोग इतनी सारी एट्रोसिटीज या ऐसा कहे प्रताड़ना कर रहे हैं इन रेगुलर्स के ऊपर। सोया या उनके डैड कुछ भी कहें, ये जाकर उनसे फाइट करने ही वाली है। और तभी पीछे से एक काफी मस्त एंट्री होती है, जहाँ पे हम देखते हैं र्यून को जो बोल रही थी व्हाट आर रिलीफ, हमें फाइनली एक एलाई मिल गया स्टेशन के अंदर। जहाँ एंडोर्सी तो इसको देख के शॉक हो जाती है कि र्यून यहाँ पे क्या कर रही है। जहाँ बैम बताता है कि गाइड है, तुम भूल तो नहीं गई। वहीं पे र्यून का कहना था कि सबसे पहले तो हमें किसी सेफ जगह पे जाके शांति से बात करनी होगी, और इसके लिए वो सोयंग को कहती है क्या तुम रास्ता दिखा सकती हो। सोयंग से पहले तो सोया का रिएक्शन आ जाता है, जहाँ पे उसे देखते हैं जो कि र्यून के प्यार में गिर गया था और काफी ज्यादा एम्बैरेस भी लग रहा था, ये कहते हुए कि यू आर सो प्रिटी, और वो इनको लीड करने के लिए भी रेडी हो गया था। जब एंडोर्सी को देख के थोड़ा गुस्सा तो आता है, कहती अरे मैं भी तो प्रिटी हूँ, मेरे ऊपर तुमने ध्यान नहीं दिया। इसके कुछ मोमेंट बाद हम देखते सोया को इन सभी लोगों को एक जगह पे आते हुए, जहाँ पे सोया इन्हें वेलकम करते हुए बताती है कि ये वो सूट है, वो जगह है जहाँ पे उन लोगों को आने देते हैं जो कि हेल्टेन को क्लियर करके आते हैं। एंडोर्सी जब इस जगह को देखती है जो कि इसमें काफी इंप्रेसिव थी और काफी बढ़िया तरीके से सजाई हुई थी, उसको देख के वो काफी अमेजिंग फील करती है और कहती है तुम लोग ये सारी चीजें रेगुलर्स को प्रोवाइड करते हो, ये जगह तो देखने में उनसे भी ज्यादा अच्छी है जो कि ज्यादातर रैंकर्स अफोर्ड कर पाते हैं। सोएंग इस कॉम्प्लीमेंट को सुने काफी खुश होती है और कहती है ऑफ कोर्स आखिर यूटोपिया भी तो है तुम लोग के लिए, तुम्हें क्या लगा था मैं तब से मजाक कर रही थी। और वो खुश होकर यहाँ तक ही बताती है कि कैसे यहाँ पे सारा खाना एक से एक लग्जरियस चीज फ्री है और वो लोग यहाँ पे अपने पूरे जीवन भर भी रह सकते हैं स्टेशन के ऊपर। एंडोर्सी तो ये बात सुनने काफी खुश होती है। हम देखते रैक को जो कि बाजी मान लेता है एक बैट को हथिया के। एंडोर्सी ना चाहते हुए भी उसे ये चीज कहनी पड़ती है कि इस मोमेंट पे वो लोग एग्जैक्टली वेलकम तो नहीं है यहाँ पर, तो अनफॉर्चुनेटली उन लोग को ये ऑफर पास करना होगा।
स्वयं भी समझती है क्योंकि इनके दोस्त जो खतरे में हैं और इसीलिए वो उनको आश्वासन भी देती है कि वो अपना बेस्ट करेगी इनकी मदद करने के लिए। सोया उसे वार्न भी करता है कि इस तरह की प्रॉमिस उसे नहीं करनी चाहिए जिसे वो पूरा नहीं कर सकती, लेकिन स्वयं उसे डांटते हुए कहती है शट अप, तुम मेरे साथ चल रहे हो और ये भूलना मत कि हमने एग्री किया है उनकी मदद करने के लिए। जहाँ सोया का कहना था मैंने ऐसा तो नहीं कहा था मैं उनकी हेल्प करूंगा, मैं तो सिर्फ रिपेयर कर रहा था तुम्हारी जान बचाने के लिए। जिस पे सोया का कहना था डेट द सेम थिंग स्टूपिड। वही हम देखते हैं बैम को जो कि सुपर एक्साइटेड होकर रियून से पूछता है कि हम अगला क्या करने वाले हैं, हम भला अपने दोस्तों को जो कि प्रिजन में है उन्हें कैसे रेस्क्यू करेंगे। तुम्हें कोई ना कोई रूट तो पक्का पता होगा जो कि सेफ होगा। तुमने उस प्लान के टाइम में भी ये भी कहा था कि वो लोग जिस रूट से आने वाले वो काफी सुरक्षित है। क्या रियून काफी प्लेन फेस के साथ कहती है सॉरी वो तो झूठ था। ये बात एंडोर्स और बैम दोनों को शॉक तो काफी करती है, लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि कैसे एज अ बेट एक्टिंग करना ऑब्वियसली कहीं से भी सेफर ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी रियून को लगा था कि शायद 1 या 2% चांस होगा कि वो लोग एस्केप कर जाएं। और ऊपर से अगर रियून ने ये बात पहली बैम को बता दी होती कि वो एरिया काफी डेंजरस हो सकता है और प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो इस केस में बैम कभी राजी नहीं होता दूसरे रूट से जाने के लिए। रियून की प्रायोरिटी ये थी कि किसी तरीके से वो बैम को अंडर द रेडार रख सके रैंकर से और यहाँ से बच के निकलने में मदद कर सके। और इसलिए रियून ये भी एडवाइस देती है बैम को कि उन लोगों को बचाना बैम के कंट्रोल में नहीं है, तो उसे ये बात भूल जानी चाहिए और प्रिंसेस यूरी और जो रैंकर्स है वो डील कर लेंगे उस प्रॉब्लम से। उनकी उस बैटलफील्ड के अंदर अब जो सिचुएशन बन चुकी है वो एक आम रेगुलर चाहे कितना स्पेशल क्यों ना हो उसके बस की बात नहीं है। वही बैम इस रिस्पॉन्स को सुने पूछता है क्या कि तुमने ऐसे मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं उन्हें बचाने जरूर जाऊंगा। रियून उसे समझाने की कोशिश करती है मैं तुम्हें कह रही हूँ अगर तुम वहाँ गए तो तुम एक मच्छर की तरह मसल दिए जाओगे बिना किसी मतलब के। क्या तुम भूल गए तुम्हारा रियल गोल क्या था? वो था कून को प्रोटेक्ट करना और वो मैं नहीं थी जिसने इस टीम को चूज किया था बैम, वो तुम थे क्योंकि तुम्हारे लिए सब लोग मैटर करते हैं। ऐसा कहे तुम्हारी टीम में वो लोग हैं जो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा मैटर करते थे और वो लोग नहीं जो कि उसके कंपैरिजन में कम मैटर करते हैं और तुम अपने सारे कंपेनियंस को वैसे भी नहीं बचा सकते। और इस सिचुएशन कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है तुम्हारे साथ, तुम्हें याद है ना? जब बैम को बात है काफी कड़वी लग रही थी उसी समय पे लाइव फीड पे एक और मैसेज आता है जहाँ हम देखते हैं किसी को कहते हुए अटेंशन रेगुलर्स। अभी लाइव फीड में हम देख पाते हैं कि जितने प्रिजनर थे यानी साजी फेकर पार्ट्सो जितने लोग इंक्लूडिंग रेचल की टीम भी उन सभी को यहाँ पे स्टेज कर दिया गया था, जहाँ पे कहा जाता है कैसे उन लोगों के पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया इनके मैसेज का, तो इसीलिए जैसा हम लोगों ने वार्न किया था वो एग्जीक्यूशन को प्रोसीड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उन सभी टिकटर्स को निपटाने के लिए जो कि ट्रेन में बैम के साथ थे। हम देखते बोरू को जो कि मिड एयर में काफी अजीब सा फील कर रहा था, जो कह रहा था 20 मिनट भी हो चुके हैं मैं ऐसे लटके हुए, मुझे तो डीजी जैसा फील हो रहा है। अनाउंसमेंट में दोबारा बात कही जाती है थिंक केयरफुली, तुम लोग अपने दोस्तों को बचा सकते हो। देखते रेचल भी इन सभी के साथ थी, गुस्से में चिल्ला रही थी और मैंने सोच रही थी एंडोर्सियो लेके आई एम गोना किल यू बिच। वहीं पे हम देखते हैं वैगनान को जिसको भी यहाँ पे प्रिजनर बनाया गया था। वहीं पे च्यून हाँ कह रही थी कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ हाई रैंकर्स को प्रिंसेस यूरी के सामने बाव करते हुए जो कहते कि उनका ऑनर है जो उन्होंने मास्टर ऑफ द 13 मंथ्स की एक ऑनर को देखा, जो खुद को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं कि कैसे एक का नाम एडी ब्राइट शेरन है जो कि डिवीजन कमांडर नंबर 1 की और साथ में दूसरा बंदा असिस्टेंट डिवीजन कमांडर के है। जब ब्राइट प्रिंसेस यूरी से पूछती है कि जितना मैंने सुना है आपने पहले असिस्टेंट स्क्वाड्रन कमांडर को कॉल कर दिया है, जिस पे यूरी कहते बिल्कुल सही, हम लोग मिडल ऑफ वॉर में हैं और मैंने उन्हें कह दिया कि उन्हें इन पर्सन यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवे तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो उन रेगुलर्स के साथ? ऑनेस्टली ये काफी देखने में दुखद चीज है, उन लोगों ने रियलिटी में कुछ भी नहीं किया था। जब ब्राइट अपने सर को नीचे झुकाए कहती है आई एम सॉरी प्रिंसेस, हम तो सिंपली ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे कमांडर इन चीफ ने हमें दिया है। जब बताते कैसे उनको ऑर्डर में कहा गया था कि जितने भी लोग ट्रेन पे उन सभी लोगों को लेकर वापस आना है और उन एवरीवन में प्रिंसेस यूरी भी इंक्लूड है। यूरी इस बात सुन कहती है कि अगर ऐसा है तब तो कोई चॉइस भी नहीं है तुम्हारे पास, आखिर ऑडोरी ने ऐसा ऑर्डर क्यों किया? जहाँ पे फाइनली वो इनके प्लान के पूछती है तुम लोग आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हो, जहाँ पे ब्राइट उन्हें बताती है कि अभी तुम अपने सारे ट्रूप्स को इस पूरी जगह पे फैला रहे हैं, जैसी मेन फोर्स यहाँ पे आ जाएगी जो कि थोड़ी सी लेट हो गई है और ज्यादातर सैनिक उन्हीं के साथ हैं, लेकिन इस समय जो स्क्वाड्रन कमांडर है वो भी कुछ ट्रूप्स के साथ ही यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं।
जस्ट इन केस अगर यहाँ से रेगुलर्स भागने की कोशिश करे स्टेशन में, या फिर फग अपने ट्रूप्स को भेज दे। और इतना ही नहीं, पूरे बैटलफील्ड के अंदर जो इनके लाइट बेयरर्स हैं और उनकी जो वॉरशिप्स हैं वो पेट्रोलिंग करिए पूरे एरिया की स्टेशन के अगल बगल। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इनके जितने भी सेना के लोग हैं या मिलिट्री वाले वो पूरी तरीके से रेडी हैं सभी रैंकर्स के साथ कि अगर आउटसाइड से कोई भी इन्वेजन होता है तो उनसे डील कर लेंगे तुरंत। और इस मूवमेंट पे जो रेगुलर्स है जो जहाद फैमिली तरफ से आए हैं वो बाकी रेगुलर से डील कर लेंगे जो कि एल ट्रेन से बच के स्टेशन पर जाने की कोशिश करेंगे। और ऑफ कोर्स लास्ट में अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलती है तो यहाँ पे काफी सारे हाई रैंकर्स को भी डिप्लॉय किया जाएगा। यूरी इस बात उन्हें कहती है ऑलराइट, अगर ऐसा तो मैं भी ऑपरेशन को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जहाँ पे ब्राइट को ये बात समझ में नहीं आती तो यूरी एक स्माइल के साथ से एक्सप्लेन करती है, तुमने अभी कहा ना कि मैं भी अंडर सस्पेशन हूँ क्योंकि मैं ट्रेन पे थी, तो कम से कम तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती मेरी ऑनर को वापस से रिगेन करने का, और इसलिए मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मुझे परमिशन दो ऑपरेशन में पार्ट लेने का। क्या तुम अभी मुझ पे शक कर रही हो? ब्राइट के पास कोई चारा नहीं था क्योंकि प्रिंसेस यूरी की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है उसको मना करने की उसकी औकात नहीं थी, जिसपे वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं असिस्टेंट स्क्वाड्रन कमांडर को ये बात बता दूंगी। यूरी उनको जाते हुए देखकर जाती है कहते हुए कि लगता है मुझे भी रेडी हो जाना चाहिए, ये तो काफी अच्छा हुआ, वैसे भी बैटल इजी नहीं होने वाली। वही अंदर ही अंदर यूरी सोच रही थी कि काश इवान का जो प्लान है वो काम कर जाए किसी तरीके से। वही दूसरी तरफ स्टेशन में बैम अब काफी डेस्परेट होता, जहाँ कहता कि मैं जा रहा हूँ स्टेशन के बाहर। एंडोर से रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन बैम का कहना था कि मैं लोगों को खुद ही बचाऊंगा, तुम लोग खून का ध्यान रखना और यहाँ से बाहर निकल जाना मौका मिलते ही। वहीं पे बैम साथ में ये भी कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम लोग सीधे वो खाई सॉन्ग के पास जाना, खून को उस रैंकर के पास लेके जाना जिसका नाम है वो न्यून। पर्सन यूरी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। बैम एक तरीके से सब चीजें बोले जा रहा था, एंडोर से समझाने की कोशिश कर रही थी कि बैम रुक जाओ, बाहर बहुत सारे रैंकर्स हैं। वही बैम के आसपास अब साइड नॉइस खत्म हो चुकी थी, जहाँ पे वो काफी डिटरमाइंड और क्लियर माइंड हो चुका था और वो कह रहा था कि रियून बिल्कुल सही है, मैं ऐसे तो काफी कमजोर हूँ जो सभी को बचा पाऊँ, लेकिन स्टिल अगर मुझे चूज करना हो किसी को सेक्रीफाइस करने के लिए तो अपने दोस्तों के अलावा मैं खुद को सेक्रीफाइस करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। मैं इतनी इजीली अपने दोस्तों पे गिव अप नहीं कर सकता। जहाँ ये बात सभी लोग सुन रहे थे, चाहे वो हॉकनी हो, रैक, मीसंग या रून कोई भी। और मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहता है कि मेरे लिए खून का ध्यान रखना। देख देख लो लेवल ऑफिसर को चियो इनसे पूछते हुए, कमांडर आपको लगता है कि रेगुलर्स बाहर आएंगे? उन्हें भी तो पता है क्योंकि बाहर आने से कोई आउटकम नहीं बदलने वाला। जहाँ पे जियोन का कहना था किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो लोग क्या चूज करते हैं क्योंकि वो लोग एस्केप कर नहीं सकते किसी भी केस में, क्योंकि जो पूरा एरिया है उसको सील कर दिया गया है और जिस मोमेंट पे वो लोग एस्केप करने की कोशिश करेंगे हम उन्हें निपटा देंगे ऑब्वियसली अगर वो रजिस्ट करते हैं, वरना तो उन्हें कैप्चर करके एग्जीक्यूट करने वाले हैं बाद में। वही दूसरी तरफ एक शिप के अंदर देखते हैं ड्रैक को, जहाँ पे स्लीपी हेड भी सो रही थी, जहाँ पे ड्रैक का कहना था पुअर गाइस तुम लोगों को डिवीजन कमांडर के सामने क्यों आना था, डोंट वरी मैं तुम्हें मारने के लिए सबसे लास्ट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी तरफ फ्रॉग भी बैठा हुआ था, जहाँ पे कोई से कह रहा था हा हा कितना ब्यूटीफुल साइट है ना, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं और इतनी पावरफुल रैंकर्स या ऐसे महारथी यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ कुछ टुच्चे से रेगुलर्स को पकड़ने के लिए। वहीं पे हम के को भी देखते हैं जो कि खुश कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रेगुलर्स के बारे में, मैं तो चाहता हूँ फक के वो बास्टर्ड यहाँ पे आ जाए। जहाँ पे के को तो अभी रिग्रेट होता कि कार जल्दी आता तो उस व्हाइट सॉर्ड वाले से फाइट कर पाता, जहाँ उस स्लेयर वाइट को रेफर कर रहा था। फ्रॉग उसे कहता है तुम ऐसा कहते नहीं अगर तुम उसे देखती अपनी आंखों से फाइट करते हुए। के का ऐसा मानना था कि जो फ्रॉग है वो सेम एक कावर्ड है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी उसके अकॉर्डिंग जो उसका पेट फ्रॉग था यानी पोलैक वो भी बैडली हर्ट हुआ था उस बैटल के अंदर। इसी मोमेंट में कोई नोटिस करता है कि जो गेट जनरेटर शिप है वहाँ पे कुछ हो रहा है और अगले मोमेंट हम देखते एक लाइट बीयर को बात बताते हुए कि कैसे वो शिप ब्लास्ट हो गई, जहाँ सभी का ध्यान सीधे उस एक्सप्लोजन के ऊपर जाता है, जहाँ पे सभी रैंक अलर्ट हो जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई एनिमी है उनके सेना के अंदर। और हम देखते एक बड़े से मॉन्स्टर को आते हुए, जहाँ पे यूरी उसको देखते समझ जाती है कि ये लोग फक के इंसान हैं और वो समझ जाते हैं कि जो इवान का प्लान था वो काम कर गया। जहाँ इसकी न्यूज सबसे पहले असिस्टेंट स्क्वाड्रन कमांडर को दी जाती है कि कैसे कुछ अनआइडेंटिफाइड एनिमीज एक वॉरशिप को ब्लास्ट करते हुए वहाँ पे आ गए एकदम से। एक के बाद एक रॉयल आर्मी के जो वॉरशिप से उनको हम ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और काफी सारे एनिमीज वहाँ से आने लग गए थे, जहाँ पे च्यूइन भी इस चीज को देखकर कहती है डैम इट आखिर ये लोग इस शिप से कैसे आ रहे हैं यहाँ पर। स्टेशन से दूर से हम देखते हैं हाई प्रीस्ट और
चार्ली को भी, जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। यहाँ पे चार्ली का कहना था कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अंडर अटैक है। एक दूसरा बंदा तो ये चीज भी प्रपोज करता है कि उन्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ ये लोग बेफालतू की बातें करने में लगे थे, हम देखते ड्रैक को जो कि सोते हुए भी सभी चीजों को सेंस कर रहा था और वो कहता है कि उनमें से एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन है। वहीं पे रॉयल आर्मी के काफी सारे गार्ड और जो कि रैंक का स्लाइड बेयर हर जगह पे पेट्रोलिंग में थे। उन्हें समझ में नहीं आता कि एक मोमेंट में क्या हो गया, उनकी इतनी सारी वॉर शिप्स भला कैसे ब्लास्ट हो रही हैं और इतने सारे विलन्स कहाँ से आ रहे हैं। जहाँ पे हम देखते हैं एक और पर्सन को जो कि क्राका की सर्वेंट थी, जिसको जाना जाता है डेथ लेडी के नाम से, जो कि बैटलफील्ड में आते के साथ ही पता लगा लेती है और अपने आदमियों को ऑर्डर करती है कि उसके अकॉर्डिंग लॉर्ड क्राका को वहीं पे बंदी बना के रखा गया है और किसी रीजन की वजह से इसीलिए उसने इन लोगों को यहाँ पर समन किया है। ये जस्ट बाद वो ऑर्डर करती है उस वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जहाँ देखते क्राका एक दूसरे सर्वेंट को, जिसका नाम था ग्रोम, जो कि एक डेविल जैसा लग रहा था। उसके हाथ इतने मैसिव थे जो कहता है कि गॉट इट, और जैसे ही वो शिप को तबाह करने की कोशिश करता है, हम देखते हैं यहाँ पे एक शॉक वेव को आते हुए, और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि चियोइन ने किया था, जिसने एक ही बार में इस मॉन्स्टर के पूरे हाथ को ही काट दिया था। और हम देखते उसे वार्निंग देते हुए कि तुम अपने गंदे हाथ दूर रखो, यू बिग ऑफ। जहाँ साथ ही उसे एक और धमकी भी मिलती है कि अगर तुमने वापस ऐसी कोशिश की तो हाथ की जगह अगली बार हुआ तो तुम्हारा सर होगा। जहाँ चियोइन इन्हें वार्न करती है कि तुमने अपने गंदे हाथ वापस से लगाए तो तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि सर जाने वाला नेक्स्ट टाइम। वहीं पे इवान कॉल जो फक की आर्मी के साथ यहाँ पर आई थी, वो कहती है कि इन लोगों में से कुछ सही में काफी स्ट्रॉन्ग है और वन ऑफ देम तो काफी डेंजरस भी है। जहाँ कुछ ट्रूप्स को अपने सामने देखकर पूछती है कि काला वन कहाँ है। वो इवान को अभी ये सब चीज सोच रही थी, तभी वो एकदम से किसी के अटैक को रोक लेती है बिना देखे, और हम देखते हैं अटैक किसी और ने नहीं बल्कि के ने किया था। जहाँ उसे लग रहा था कि उसने जस्ट का काम निपटा ही दिया है, लेकिन इवान कॉल ने एक ही हाथ से उस शॉट को या जो भी वेपन है उसको रोक लिया था। यहाँ पे केक काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था और वो कहता है कि जैसे तुम यहाँ पे अपेयर हुई थी, मुझे पता लग गया था कि तुम ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो इन सब लोगों में, है ना, और तुम्हारा जो हेड है वो मेरा है। इवान कॉल इस बात सुन के एक स्माइल के साथ कहती है, अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग को ढूंढ रहे हो तो तुम बिल्कुल सही पर्सन के पास आए हो, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। जहाँ पे हम देखते हैं उसके अंदर की इटर्नल फायर के एलिमेंट को, और इवान कॉल यहाँ पे उसे वार्न करी थी कि तुम जिस स्ट्रॉन्ग पर्सन को ढूंढते आ रहे थे, तुम्हें औकात से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन मिल गया यहाँ पर। जहाँ पे जो के होता है वो सेंस कर रहा था कुछ स्कैरी जो कि इवान कॉल के अंदर से आ रहा था। इवान कॉल के को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम सही में खेलना चाहते हो तो किसी और को भेजो, क्योंकि तुम तो मेरे लायक नहीं हो फाइट करने के लिए। न कहने के साथ ही वो अपने बेयर हैंड से उतने खतरनाक वेपन को ही तोड़ देती है। और इवान कॉल की इसी कोड लाइन के साथ ही आज के चैप्टर को भी यहीं पे ओवर कर देते हैं, जहाँ पे बैटल और भी ज्यादा इंटेंस पे इंटेंस होते जा रहा है। हम नए नए कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, रैंकर्स, हाई रैंकर्स, उनका तो भरमार हो रखा है। युद्ध के अंदर लोग तो ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे कि कोई हॉट नाइफ बटर को स्लाइस करती है। वही भी इवान कॉल जिसके हमने पावर की एक झलक देखी थी, वो भी इस बैटल के अंदर आ चुकी है, जिसको कंफर्म भी कर दिया गया है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इस बैटल फील्ड के अंदर। लेकिन रियल क्वेश्चन ये उठता है कि मारो मारी तो चलती रहेगी, लेकिन बैम अपने दोस्त को बचा पाएगा या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है जहाँ पे बैम इन बड़ी बड़ी मछलियों के सामने एक काफी छोटी सी मछली है जो कि इस बड़े से समुद्र में आ गई है गलती से, और रियोन क्या उसे गाइड कर पाएगी अपने दोस्तों को बचाने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के। और अभी तो सिर्फ ट्रूप्स ही आपस में फाइट कर रहे हैं, काला वन यानी कि बिग बॉस तो यहाँ पे आया ही नहीं है। वहीं पे यूरी ज़ाद अब क्या करने की सोच रही है, ये सब चीजें जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना होगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपने ओपिनियंस भी हमें जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय गाइज।